हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आज हम क्या करेंगे, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझेंगे। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने करी थी? एनसीईआरटी ने करी थी। इसको आज हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डीएसएसपी, केवीएस, एमबीएस, सीटेट, यूपीटेट, यूजीसी नेट, आपके राज्य से रिलेटेड टीचिंग की कोई भी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनसीईआरटी, यूजीसी, एनसीएफ, एनसीईटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इनसे तो पूछा ही जाता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ये अगर आपने पढ़ लिया तो समझ लो 2-3 नंबर जो भी कॉन्सेप्ट के होंगे वो आपके पक्के हो गए। ठीक है, तो एनसीईएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीईआरटी ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 2005 में की थी। ओके, तो आज हम इसका डिटेल लेक्चर पढ़ेंगे। क्यों करी थी? शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए। ओके, तो चलिए फिर इसको देखते हैं। एनसीएफ एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, मीन्स दस्तावेज है, जो बताता है स्कूल में क्या पढ़ाया जाए। ओके, कैसे पढ़ाया जाए एंड बच्चों का मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन किस प्रकार से किया जाए। ये सब जो एक उस समय की उलझने सामने आई ना, कि पहले जैसे रोट मेमोरी पे ही ध्यान लगाते थे, बच्चे रट के पढ़ लेते थे। तो उस ज़माने में ये आया बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, एप्लीकेशन बेस्ड शिक्षा कैसे दी जाए, जिससे वो रोट मेमोरी से रटने की व्यवस्था से हटकर उसको प्रैक्टिकली कोई चीज़ सीख सकें। इसलिए हमने हमारे एनसीईआरटी ने एनसीएफ की स्थापना की थी 2005 में। कैसे पढ़ाया जाए, कैसे नए नए नवाचार उसमें शिक्षा में लाए जाएं जिससे बच्चे और अच्छे से सीख सकें, मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए। तो चलिए फिर इसको हम और आगे समझेंगे। तो आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। मुख्य उद्देश्य, व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीएफ। पहला उद्देश्य, रटने की बजाय समझना, मतलब कोई भी टॉपिक सिर्फ रोट मेमोरी से नहीं, कुछ उसको रटने की बजाय उसको समझने पे बल दिया गया। इसमें केवल किताबी ज्ञान पे नहीं, किताबी ज्ञान से आगे सीखने पे बल दिया गया। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीएफ वॉज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जो भी एजुकेशन होनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चों पे केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा केवल जानकारी देने वाली नहीं बल्कि बच्चों का मार्गदर्शन करने वाली होनी चाहिए। लर्निंग विदाउट बर्डन वॉज इट्स थर्ड ऑब्जेक्टिव। अगर आप बीएड आपने किया होगा तो आपको मालूम होगा ना कि बीएड में प्रैग्मेटिक एजुकेशन को काफ़ी बल दिया जाता था। जॉन डीवी की लर्निंग्स आप सब ने ही पढ़ी होंगी। जो भी बीएड के स्टूडेंट्स रहें वो ज़रूर कमेंट करें। तो ऐसे ही इसका फोर्थ ऑब्जेक्टिव था गतिविधि आधारित शिक्षा, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू पढ़ाना। बच्चे केवल पढ़ के नहीं, रट के नहीं, खेल के, प्रोजेक्ट के थ्रू, प्रयोग के थ्रू और चर्चा, परिचर्चा और ग्रुप डिस्कशन यानी कि सामूहिक कार्य पे इसमें जोर दिया गया। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीएफ वॉज कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि बच्चे, इसका अर्थ है बच्चा अपना ज्ञान स्वयं बनाता है, शिक्षक केवल उसको सिखाने की सहायता करता है। जैसे कि मैं आज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि ये मैं जो फ्री क्लासेस ले रही हूँ यूजीसी नेट की, तो वो आप लोगों को इन फ्यूचर हेल्प करे। होप आप में से जो लोग भी मेरी क्लासेस अटेंड करें उन सबका यूजीसी नेट और जेआरएफ निकल जाए। आप लोगों भी जो है प्रोफेसर और लेक्चरर बने या फिर किसी एडटेक कंपनी में बहुत अच्छे से कार्य करें। लेकिन वो एक आता है ना सेल्फ मोटिवेशन से कि आप कितना ग्रैप्स करते हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं तो वो फुल वीडियो देखते हैं। बहुत से लोग आएंगे, तुरंत आधा देखेंगे, छोड़ देंगे, बीच में स्किप करके चले जाएंगे। तो आपको लर्निंग कैसे होगी? यहाँ तो आपको फ्री में ही इतना सब कुछ सिखाया जा रहा है। नहीं तो आप बाहर तो इतनी सारी कोचिंग्स होती हैं, वो अच्छे से फीस फिर वो लेते हैं और क्लासेस देते हैं फिर आप लोगों को। तो ये आपका सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि ये आपके अंदर का खुद का ज्ञान होना चाहिए जो आपको एक मोटिवेट करे कि नहीं आज मुझे पढ़ना है। अगर मैं आके आप लोगों को कुछ पढ़ा रही हूँ, 10-15 मिनट सिखा रही हूँ,
तो 24 घंटे में से क्या आप 10 मिनट नहीं दे सकते हो? वो तो उतना तो आप कर सकते हो ना कि 10 मिनट में कुछ आज न्यू लर्निंग सीखने को मिली। जैसे एक मूवी थी 3 इडियट्स, जिसमें आमिर खान जी कहते हैं कि आप लोगों ने सब रेस में लग गए, किसी ने ये नहीं सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो जो रिज़ल्ट आता है ना, उससे पहले आपको उसमें समय देना पड़ता है। प्रोडक्टिविटी होती है लर्निंग की, जितना लर्निंग आप करोगे ना, लर्निंग ऑलवेज मल्टीप्लाई। यहाँ से थोड़ा सा ज्ञान, कहीं और थोड़ा सा ज्ञान, करते करते वो एक कंबाइंड पैक में जुड़ जाता है। पता नहीं किस टीचर का पढ़ाया कौन सी चीज़ माइंड में स्ट्राइक कर जाए और वहाँ पे आप जो हो सफल हो जाओ। तो फिर से आते हैं टॉपिक पे, कंस्ट्रक्टिविज़म के। तो इसमें कहा गया है बच्चा जो है अपना खुद का ज्ञान डेवलप करता है, यानी कि वो स्वयं सीखता है। अभी एमसीक्यू में आ जाए ना, व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टिविज़म, आप क्या करोगे? सेल्फ मेड लर्निंग, उस पर आप टिक कर दोगे, क्योंकि ये आपने अभी यहाँ पे सीख लिया। शिक्षक क्या करता है? केवल उसकी सहायता करता है सिखाने में, यानी कि उसको प्रॉपर गाइडेंस देता है, सब्जेक्ट मटेरियल प्रोवाइड कराता है, पर लर्निंग उसकी स्वयं होती है, सेल्फ लर्निंग से, सेल्फ इंट्यूशन से, मोटिवेशन से। तो ये उद्देश्य था हमारे एनसीएफ का कि जो लर्निंग हो वो कंस्ट्रक्टिविज़म के प्रोसेस से होनी चाहिए। ओके, सभी बच्चों के लिए सामान्य शिक्षा, कोई बायसनेस नहीं, जेंडर बायसनेस नहीं, कुछ नहीं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी हैं, जिस क्लास के भी हैं, चाहे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो भी उनका फाइनेंशियल स्टेटस रहा हो, ग्रामीण क्षेत्र के हों, आर्थिक रूप से कमज़ोर हों, या विशेष योग्यता वाले बच्चे, यानी कि स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल चाइल्ड हों, ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन के टॉपिक में आता है। मैंने एक पूरी बुक लिखी है, एबिलिटी डैफोडिल्स, इंक्लूसिव एजुकेशन स्ट्रैटेजीज़ टू टीच चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो उसमें भी काफ़ी कुछ जो है सिलेबस कैरी ऑन हो जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन का। कभी आप लोगों को टाइम मिले तो उसको पढ़ के देखिएगा। तो जो स्पेशल नीड वाले जो ये बच्चे होते हैं, उनकी भी पूरी तरीके से सहायता की जाए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आए हों, गांव से हों, आर्थिक रूप से सोशो इकोनॉमिक स्टेटस चाहे उनका कमज़ोर रहा हो, जिस भी बैकग्राउंड से हों, उनको एक समान शिक्षा दी जाए। ओके, मातृभाषा में शिक्षा, 7वां उद्देश्य, टीचिंग इन मदर टंग। जब हम अपनी मदर टंग में सीखते हैं ना, बहुत अच्छे से सीखते हैं। इफ़ आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, जाहिर सी बात है हम लोग की हिंदी बहुत अच्छी होती है। ओके, इफ़ यू आर फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, आपकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो आपकी बहुत अच्छी होंगी। तो जो आपकी मदर टंग है उसमें आपको शिक्षा दी जाए। ओके, और कहते हैं ना, क्या है, 4 कोस पे बदले वाणी पानी, क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। तो बच्चों को शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए, ये उद्देश्य था हमारे एनसीएफ का। ओके, और परीक्षा प्रणाली में सुधार, जो कि सबसे महत्वपूर्ण था। केवल वार्षिक परीक्षा पे निर्भर रहने की बजाय पूरे वर्ष सीखने की प्रक्रिया पे बल देना। ये होते हैं इवैल्यूएशन के टू प्रकार, मतलब 2 प्रकार। आप लोगों ने एक पढ़ा होगा, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन और समेटिव एवोल्यूशन। फॉर्मेटिव क्या होता है, समेटिव क्या होता है, ये आप लोग मुझे जिनको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है, बीएड की क्लास में आपने पढ़ा होगा। फॉर्मेटिव साल भर चलने वाली, ओके। समेटिव एक बार फाइनल एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो बल दिया गया परीक्षा प्रणाली पे, वो लर्निंग पे, साल भर चलने वाली परीक्षा पे। ओके, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक बार लास्ट में फाइनल एग्जामिनेशन करा लिए, रिज़ल्ट दे दिया, आपको दूसरे क्लास में भेज दिया। 9वां उद्देश्य था जीवन से जुड़ी शिक्षा। ओके, विद्यालय में वही शिक्षा दी जानी चाहिए जिसका प्रयोग बच्चे अपने दैनिक जीवन में कर सकें। ठीक है, दैनिक जीवन में आप शिक्षा का कैसे प्रयोग करते हो? अब मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सॉरी टू से आप लाइफ में नहीं यूज़ कर सकते।
जो हैवी फार्मूलाज होते हैं वो लाइफ में नहीं यूज़ आते हैं ना। आपकी जो डेली लाइफ की जो थिंकिंग है, डेली लाइफ की जो लर्निंग है, वही तो यूज़ होती है। जैसे कि सपोज़ किसी ने ज्योग्राफी में एमए किया, वो उसके हमेशा यूज़फुल रहेगा। वो अपने घर के पास है। इफ़ यू आर फ्रॉम राजस्थान, आपने ज्योग्राफी में एमए किया है, वेरी गुड। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, वो वहीं से बिलोंग करती हैं और मैंने इसीलिए उनका नाम इसमें मेंशन किया कि आपने अगर लिया है तो आपको वहाँ का मालूम है कि वहाँ किस तरह की जलवायु है, मिट्टी है। ओके, तो ये आप डेली लर्निंग में इसका प्रयोग कर रहे हैं। शिक्षा वो होनी चाहिए जो आप उसको डेली लाइफ में प्रयोग कर सकें, यानी कि प्रैक्टिकल एजुकेशन। अगर मैं आप लोगों को अभी कोई एक फाइनेंशियल लिटरेसी का चैप्टर समझाऊं कि आपको लाइफ में पैसे कैसे बचाने हैं, या लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ सिखाऊं कि आप तुरंत ऑनलाइन कैसे अर्न कर सकते हो, तो वो आपके लिए फ़ार बेटर होगा कि आप किसी ऐसे सब्जेक्ट के फॉर्मूलाज पढ़ें जो फिर आपको वहाँ पे लाइफ में उसका कोई यूज़ ना हो। तो हमेशा प्रैक्टिकल एजुकेशनल, वोकेशनल एजुकेशन, जैसे कि आप अगर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, आपने पाइथन पढ़ी है, आप डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो। ओके, आप को नॉर्मल लाइफ में अगर कोई भी प्रोडक्टिव वर्क आता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आता है, ओके, आप अगर ब्यूटिशियन हो तो वो आप अपने उस काम से आप अर्न कर सकते हो ना। आजकल भी स्किल्ड बेस्ड शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है, तभी तो कहते हैं स्किल सीखो, स्किल सीखो। आपको कोई ना कोई स्किल आनी चाहिए। अगर आपको स्किल आती है तो आप स्किल के द्वारा आप बहुत आगे जा सकते हो। ठीक है, एंड वॉइस क्लियर है मेरी, बताइएगा, क्योंकि आज थोड़ी मेरी तबीयत नहीं सही है तो मैं थोड़ा सा बोलने में मुझे समस्या हो रही है, लेकिन आप लोगों का टाइम ना ख़राब हो इसलिए मैंने कहा है डेली एक वीडियो आएगी तो आएगी। और मूल्य शिक्षा यानी कि वैल्यू एजुकेशन, इस पे बल दिया गया। बच्चों में ईमानदारी, सहयोग, अनुशासन, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी के मूल्यों को विकसित करना चाहिए। ये इसका मेन उद्देश्य था, क्योंकि अगर वैल्यू एजुकेशन नहीं रहेगी देन हाउ यू विल लिव टुगेदर विद ब्रदरहुड, विद कंपैशन, टॉलरेंस, एडजस्टमेंट, these all are the values na. Okay, these are the lifelong values you have to earn for good survival, for humble survival in society. तो इन वैल्यूज़ पे बल दिया गया था एनसीएफ में, और एनसीएफ के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत भी थे, वो मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, ओके, रटने की प्रवृत्ति को समाप्त करना, एंड ऑफ द रोट मेमोरी, दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ। एंड जो क्लासरूम की जो एजुकेशन है उसको बाहर की सोसाइटी से जोड़ना, पाठ्य पुस्तक से आगे बढ़कर सीखना, यानी कि प्रैक्टिकल जीवन की लर्निंग सीखना, प्रैक्टिकलिटी से सीखना, परीक्षा प्रणाली को अधिक फ्लैक्सिबल बनाना, बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट, समग्र विकास। ठीक है, तो ये थी कुछ इसकी करैक्टरिस्टिक्स पे। आइए अब मैं यही इंग्लिश में बोल देती हूँ, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के हैं, तो मैं आगे कोशिश करूँगी कि हिंदी के लेक्चर्स अलग हो जाएं और इंग्लिश के लेक्चर्स थ्रू आउट इंग्लिश में हो जाएं, तो किसी को भी कोई समस्या ना हो, सब आराम से उसको देख सको, पढ़ सको, और मुझसे जितना हो पाएगा मैं आप लोगों की तैयारी में आपकी हेल्प करूँगी। So come back to our points. Characteristics of NCF 2005: child-centered education, activity-based learning, constructive approach, learning without burden, continuous assessment, inclusive education, environmental education, peace education, gender equality। और परीक्षा में जो महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं तो वो हम देख लेते हैं। आपका एमसीक्यू में आ सकता है, पूरा नाम क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। कब इसका प्रस्ताव आया था? 2005 में। तैयार किसने किया था? NCERT। ओके,
मुख्य आधार कंस्ट्रक्टिविज्म। और ये था आज का आपका लेक्चर एनसीएफ पे। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड अब मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अब यूजीसी नेट की हम प्रॉपर क्लासेस शुरू करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू कर देंगे, देन रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी, हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। और फिर जब रीजनिंग की क्लासेस होंगी तो वो मैं सॉल्व करके आप लोगों को समझाया करूँगी, ठीक है। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, डाटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रैटेजीज़, इसमें आपको डेली एक कॉम्प्रिहेंशन दूंगी। बल्कि कॉम्प्रिहेंशन का तो मैं अभी भी स्टार्ट कर सकती हूँ, मैं आपको डेली एक कॉम्प्रिहेंशन दिया करूँगी और क्वेश्चंस वो आप लोग देखिएगा और उसको सॉल्व करिएगा और कमेंट में उसमें लिख के आंसर्स उसके दीजिएगा, ठीक है। तो आपका, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन से बल्कि यूजीसी नेट के हर पेपर में आप चाहे किसी की भी तैयारी कर लो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक पैराग्राफ ज़रूर आता है। उसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में, आप उसको पढ़िए, उसमें से क्वेश्चन पूछे हैं वही पढ़ के आपको ऑन द स्पॉट आंसर देने। उसका डिफ़िकल्टी लेवल इतना ज़्यादा होता है कि वो थोड़े से, वो होता तो पैराग्राफ छोटा सा है पर थोड़ी ही देर में उसमें पढ़ने में काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन बेस्ड माइंड लगाना पड़ता है। तो वो हम उसकी भी क्लासेस शुरू कर देंगे, अलग से प्लेलिस्ट मैं उसकी बना दूँगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस मैं वहाँ पे दूँगी। जो इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनको कुछ ना कुछ सीखने को एक लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा करेगा। धीरे धीरे क्लासेस हो रही हैं, डेली एक वीडियो आता है, आप लोग उसको देखिए और समझिए। अब हम कल से जो है टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू करेंगे और मीनिंग ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग वर्सेस ट्रेनिंग वर्सेस इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग में अंतर क्या है, लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, टीचिंग मेथड्स, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर, लर्नर सेंटर वर्सेस टीचर सेंटर अप्रोच, टीचिंग एड्स, टीचिंग कॉम्पिटेंसी एंड इम्पॉर्टेंट यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी के साथ जब हम पढ़ेंगे, ओके, मैं हर यूनिट से उतना, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के ये क्वेश्चंस हैं उसको निकालूंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी, आप उसको पढ़िएगा, समझिएगा कि लेवल कैसा है, किस तरीके के आते हैं। आज तो डायरेक्ट एनसीएफ मैंने पढ़ाया और थोड़ा आप लोगों से बातचीत करी, ठीक है। फिर कोई मुझे बताएगा टीचिंग क्या होता है, मेथड्स कैसे होते हैं, टीचिंग के कौन कौन से मेथड है, लेक्चर मेथड, जैसे कि मैं इस समय मैं किस मेथड में टीचिंग कर रही हूँ, ये लेक्चर मेथड है, ओके। मैं आप लोगों को डायरेक्ट लेक्चर दे रही हूँ, ये लेक्चर मेथड है। डिस्कशन मेथड, ये हम जूम पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे, किसी दिन वो भी लेंगे, जूम मीटिंग लेंगे, डिस्कशन करेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, मैंने उसने कम्युनिकेशन साइकिल पढ़ाया था, आपको याद होगा, साइकिल लिया था, आप इसमें जाके शॉर्ट्स में देख सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड था, वो डेमोन्स्ट्रेट करके बता रही थी। एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रैग्मेटिज्म में तो हमेशा जॉन डीवी ने तो प्रैग्मेटिक एजुकेशन पे बल दिया, प्रोजेक्ट मेथड पे बल दिया। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जो लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पे आते हैं। एक्टिविटी मेथड, ओके। क्वालिटीज़ ऑफ आइडियल टीचर, क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज है, कम्युनिकेशन स्किल है, एम्पैथी है, पेशेंस, लीडरशिप, मोटिवेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। ऑल इंडिया लेवल के टॉप 10 एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें एनटीए नेट और जेआरएफ एक एग्ज़ाम है। और मैं तो जैसे पढ़ाती हूँ तो जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आता है, पढ़ लो तो कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में स्ट्राइक कर जाएगा, वो फ़ायदा कर देगा एकदम से। तो आज अब यहीं वाइंड अप करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। आई थिंक ये क्लास 16 मिनट की हो गई है, ओके। तो कल हम एक नई क्लास में मिलेंगे फिर से टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ।
आप लोग तैयार रहिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।